देखिए अभी हम आपको गणित के वास्तविक संख्या का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को बताएंगे। ऐसा ऑब्जेक्टिव जो एक बार नहीं अनेकों बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और आने वाले समय में जो एग्जाम होगा निश्चित रूप से याद रखिएगा, इस वीडियो से कोई न कोई सवाल मैच करेगा ही करेगा। इसलिए यह वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लेते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत सारा सवाल छूटने से बच जाएगा। इसलिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें ताकि हम आपको बहुत आसान भाषा में अच्छा से समझा सके और आप भी बहुत जल्दी से सीख सके। तो ध्यान पूर्वक देखिए, पहला प्रश्न है सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या के एचसीएफ कितना होगा? पता है सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4। पता है ना भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसमें और कोई संख्या भाग दे सके उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 है, 4 में 2 भी भाग दे सकता है, इसलिए 4 हो गया सबसे छोटी अभाज्य संख्या। यदि आप सोचते हैं 2, तो देखिए 2 में 2 के अलावा कोई भाग दे ही नहीं सकता है। एक की बात नहीं कीजिएगा, एक तो किसी में भी भाग दे सकता है। फिर 3 ले लीजिए, 3 में भी सभी संख्या भाग नहीं दे सकता, इसलिए यह हो गया अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। और जिसमें कोई भाग दे सके उसी को कहते हैं भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 4 होता है, जबकि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है, जबकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 का एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ निकालिएगा ना, इसका 2 आएगा। एचसीएफ जानते हैं ना, जैसे 4 का खंडन, 4 का खंडन करते हैं 2 गुना 2, फिर 2 है, 2 का खंडन होगा 2 गुना 1। बताइए दोनों में क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है, तो इसका एचसीएफ हो गया 2। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और इसी को हम कहते हैं महत्तम समवर्तक अर्थात मोसो। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या मोसो कितना आया? 2 आया। फिर आगे देखिए, आगे है 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? 2 क्रमिक, क्रमिक जानते हैं लगातार। यदि विषम संख्या कहते तो हम समझते 1 3, क्रमिक मतलब लगातार, इसका मोसो 1 आता। यदि विषम संख्या कहा होता कहीं से भी ले लीजिए, 5, 5 के बाद अगला विषम संख्या 6 नहीं है 7 है, इसका मोसो 1 आएगा। लेकिन है क्या? 2 क्रमिक सम संख्या के एचसीएफ क्या होगा? सम संख्या वैसी संख्या जिसमें कि 2 से आसानी से भाग लग जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। तो 2 क्रमिक सम संख्या कहीं से भी लीजिए, 10 लिए हैं तो अगला सम संख्या क्या होगा? 12, 2 लिए हैं तो अगला सम संख्या होगा 4, 6 लिए हैं तो अगला सम संख्या होगा 8। और इसका मोसो अर्थात महत्तम समवर्तक हमेशा 2 आएगा। हो सकता है आप यह सोच रहे हैं कैसे, तो देखिए 10 का खंडन आपको पता होगा 2 गुना 5 होता है, जबकि 12 का खंडन होता है 2 गुना 2 गुना 3। देखिए दोनों में क्या मिला? 2 मिला। इधर फिर नहीं मिल रहा है, 5 को 2 से या 3 से नहीं मिलाना है, 5 को मिलाना है 5 से, 3 को मिलाना है 3 से। तो कितना आया इसका मोसो? 2। यदि आपसे कोई कहे 2 क्रमिक सम संख्याओं का मोसो या एचसीएफ क्या होगा? 2। अब विषम संख्या में पूछा होता तो 1 होता। फिर आगे है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? अपरिमेय है, पता है ना, वैसी संख्या जो कि रूट में हो और उसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं हो रहा हो तो उसे कहते हैं अपरिमेय संख्या। तो निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? थोड़ा सा रूट अच्छा से देना था। देखिए निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? 64 का वर्गमूल होता है 8, ये परिमेय संख्या हुआ चूंकि इसका वर्गमूल हो गया। 9 का वर्गमूल 3, यह भी परिमेय संख्या है। 1 का वर्गमूल 1 प्लस 5, 25 का वर्गमूल 5, इसका मान आ गया 6। यह भी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है, लेकिन 23 का वर्गमूल होता नहीं है, इसलिए 23 हो गया आपका अपरिमेय संख्या।
फिर आगे प्रश्न है 2, 10, 20 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा? एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा? एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपलर, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहले एलसीएम निकाल लीजिए और एचसीएफ निकाल लीजिए, इसका अनुपात कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले 2 का खंडन करते हैं, 2 का खंडन होता है 2 गुना 1, फिर 10 का खंडन करते हैं, 10 का खंडन होता है 2 गुना 5 गुना 1 कह सकते हैं। फिर 20 का खंडन करते हैं, 20 का खंडन होता है 2 गुना 2 गुना 5, कर लीजिएगा खंडन। अब यह देखिए तीनों में क्या मिल रहा है, तीनों मिलना चाहिए, जो तीनों मिल गया वही हो गया एचसीएफ। तीनों में 2 मिला, फिर 5 दुए ठो मिल रहा है, तीनों में नहीं मिल रहा है। 1 की तो बात ही नहीं कीजिए, क्योंकि 1 से ज्यादा बदलाव नहीं होगा, गुणन करने पर कुछ भी नहीं बदलाव होगा। तो एचसीएफ, पहले एलसीएम है ना, लिखते हैं एलसीएम अनुपात एचसीएफ। एचसीएफ कितना आया? 2। अब इसके एलसीएम जब निकालिएगा तो आएगा 20। कितना आएगा? 20। हो सकता है आप ये विचार कर रहे होंगे कि 20 कैसे होगा। देखिए एक तो घेरा लगा है 2 का, 2 हो गया, और 2 दूनी 4। अब ये दोनों को मिला दीजिए एलसीएम निकालने के लिए, 4 पंचे 20, तो कट जाएगा 2 एकम 2, 10 दूनी 20। इसका आंसर आ जाएगा 10 अनुपात 1, 10 अनुपात 1, 10 अनुपात 1। ऑप्शन नंबर सी। हो सकता है एलसीएम में यदि किसी तरह परेशानी हो, एचसीएफ तो समझ गए होंगे, जो सब में मिलेगा वह हुआ एचसीएफ, लेकिन एलसीएम में यदि परेशानी है तो ऐसे बचपन में किए होंगे खंडन 2, 10, 20 का, 2 से 1, 5, 10, फिर 5 से 1, 1, 2, 2 पंचे 10 दूनी 20, तो हो गया ना एलसीएम कितना? 20। तो इसका आंसर क्या आएगा? 10 अनुपात 1। अब आगे देखिए, अब आगे है 65 तथा 117 का एचसीएफ। एचसीएफ 65m-117 के रूप में है, तो m का मान क्या होगा? एचसीएफ इसका दिया हुआ इतना, खुद से सोचिए। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप यह सोचिए कि इस दोनों से कॉमन क्या मिल रहा है, खंडन करके देख लेते हैं, या फिर मोसो कई तरह से निकाला जाता है। आप शायद हो सकता है बचपन में निकाले होंगे इस तरह से। देखिएगा कितना कितना का, 65 और 117 का, 65 से भाग करना है किसमें? 117 में। एक बार में लगेगा 65, 2, 5। अब फिर 52 किस में देंगे? 65 में 52 एकम 52, बचेगा 13। फिर अब 13 से देंगे भाग किस में? 52 में, आ जाएगा 13 के 52। तो आखिर में किससे लगा? 13 से। यह आपका एचसीएफ है, तो एचसीएफ निकल गया कितना? 13। और कहा गया एचसीएफ का ही मान यह है, एचसीएफ का ही मान दिया है कितना? 65m-117। तो बताइए, आप किसी भी तरह से एचसीएफ निकाल सकते हैं। हो सकता है यदि आप एचसीएफ नहीं सीखे होंगे तो एक पर्सनल वीडियो बनाए हैं एचसीएफ का, वहां जाकर के एचसीएफ सीख लीजिए। तो एचसीएफ कितना निकला है? 13 से आखिर में भाग दिए हैं, 13 बराबर 65m-117। संख्या के पास संख्या को ला लीजिए, इधर है पहले 13, माइनस में था, इधर आ जाएगा, हो जाएगा प्लस 117 बराबर 65m। इसलिए आप कह सकते हैं 65m बराबर, दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा 130। 65 दूनी 130 होता है, तो m का मान कितना आया? 2 आया, m का मान 2। तो सबसे पहले एचसीएफ निकाल लीजिएगा, और एचसीएफ का ही मान 2 दिया हुआ है। किसका मान 2 दिया है? एचसीएफ का। तो इसी तरह से बनाया जाता है। फिर अब आगे देखिए,
फिर आगे है 144 के अभाज्य गुणनखंडन में 2 का घात क्या है। 144 का अभाज्य गुणनखंडन कीजिए और उसमें देखिए कि 2 का घात क्या है, वही उसका आंसर होगा। पता है यह भी टाइप कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो 144 का खंडन करना है। सबसे पहले खंडन कर लीजिए। 2 से 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से 36 दूनी 72, फिर 2 से 18 दूनी 36, फिर 2 से 9 दूनी 18, फिर 3 से, अरे यार, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1। तो यह बताइए यदि आपसे पूछा जाए 3 का अधिकतम घात, पता है क्या होता? 3 कितना बार आया? 1 2 2 आंसर होता। और यह पूछा है किसका अधिकतम घात? 2 का अधिकतम घात। बताइए 2 कितना बार आया है? 1 2 3 4, तो 4 आंसर हो गया। यदि कहा जाए 5 का अधिकतम घात, तो 5 कहीं भी नहीं आया है, 0। यदि यहां पर कहा जाता 3 का अधिकतम घात 2 बार आया है, 2 का अधिकतम घात पूछा है, तो 2 कितना बार आ गया? 4 बार, इसलिए इसका आंसर 4 हुआ। फिर आगे है निम्नलिखित संख्याओं में से अभाज्य संख्या चयन करें। भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसमें किसी भी संख्या से भाग लग जाए, और अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसमें किसी भी संख्या से भाग ना लगे। तो ऑप्शन को देखिएगा तो 15 पहले है, 15 में 3 से भाग लगता है, 5 से भी लगता है, इसलिए यह हो गया भाज्य संख्या। 39 में 13 से लग जाता है, इसलिए यह भी हो गया भाज्य। 33 में 11 से भाग लगता है, इसलिए यह भी भाज्य हुआ। जबकि 29 में किसी भी संख्या से भाग नहीं लगेगा, इसलिए यह अभाज्य संख्या हुआ। और यह भी याद रखिएगा, वैसी संख्या जिसका खंडन 2 या 2 से अधिक हो उसे हम भाज्य कहते हैं, और जिसका खंडन नहीं होता उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। तो अभाज्य जब भी संख्या पूछे थोड़ा ध्यान में रखिएगा, अभाज्य संख्या जो शुरू होता है वह 2 से होता है। 2 3 5 7 11 13, यह सब अभाज्य संख्या, इसका जल्दी खंडन होता नहीं है। अब आगे देखिए, आगे है यदि ए और बी अभाज्य संख्या है, ए और बी जो है ना अभाज्य संख्या है, तो ए बी का एलसीएम क्या होगा? पता है अभाज्य संख्या का एचसीएफ 1 होता है, लेकिन एलसीएम निर्भर करता है कि दिया क्या है। जैसे हम अभी बताए थे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, 3 भी अभाज्य संख्या है। आपसे पूछते हैं कितना अभाज्य संख्या लिखे हैं? 2 अभाज्य संख्या लिखे हैं। दोनों का एचसीएफ यदि पूछा होता, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो आ जाता 1। क्योंकि 2 का खंडन नहीं हो रहा है, 3 का भी खंडन नहीं, ऐसे स्थिति में इसका 1 होगा एचसीएफ। लेकिन एलसीएम के बारे में चर्चा करें, एलसीएम के बारे में यदि हम चर्चा करें तो क्या करना? ऐसे खंडन करते होंगे बचपन में, नहीं लग रहा है तो गुणन कर दीजिए, 3 दूनी 6, एलसीएम में गुणन कर देना होता है। तो उसी तरह से ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं, तो इसका एलसीएम क्या होगा? गुणन कर दीजिए। ए बी है तो ए गुना बी, ए बी हो जाएगा, सी नंबर आंसर। यदि एचसीएफ पूछा होता तो 1 बताते, यहां पूछा है क्या? एलसीएम। फिर आगे है 45 60 का एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ वह होता है जो कि अधिक से बड़ा कॉमन आता है। आप चाहें तो बिना खंडन किए भी एचसीएफ बता सकते हैं कि कैसे, तो ध्यान से देखिए। आप ऐसा पहाड़ा पढ़िए बड़ा से बड़ा जिसमें दोनों अक्षर मिलता हो, दोनों अंक मिलता हो, 45 भी 60 भी, बड़ा से बड़ा। 10 का में तो मिलेगा नहीं दोनों। 15 में देखिए मिल रहा है दोनों, 15 15 45, 15 के 60, 15 के अलावा इससे बड़ा और कोई संख्या ही नहीं है जिसमें कि दोनों मिल सके, इसलिए इसका एचसीएफ 15 हो गया। 90 में तो मिलेगा दोनों नहीं, 5 का मिल जाता है लेकिन बड़ा से बड़ा लेना है। अब इसी को खंडन करके बनाना चाहिएगा तो ऐसे बना सकते हैं। 45 का खंडन 3 से, 3 एकम 3, 3 पचे 15, फिर 3 से 5, फिर 5 से 1,
फिर उसी तरह 60 का खंडन कीजिए, 2 से 30, फिर 2 से 15, फिर 3 से 5, 5 से 1। देखिए क्या क्या दोनों मिला, उसको गुणा कर दीजिए। 2 तो नहीं मिला, 3 मिला और 5 मिला, तो 3 गुना 5 कितना हो गया, 15 हो गया। फिर आगे है एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। फिर से देखिए, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। याद रखिएगा, अशून्य परिमेय को जब भी आप परिमेय से गुणा कीजिएगा तो उसका मान हमेशा अपरिमेय ही आएगा। अब जैसे 2 एक ऐसा मान लीजिए संख्या है जो कि परिमेय है, और √3 क्या है, अपरिमेय है। इसको आपस में गुणा कीजिए, क्या हो जाएगा, 2√3। ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। याद रखिएगा, एक अशून्य परिमेय और परिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है हमेशा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। फिर आगे प्रश्न है, π/3 क्या है। याद रखिएगा, पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि पाई का ही मान होता है 22/7। 22/7, 22/7 यदि पूछे यह हो जाएगा परिमेय, लेकिन पाई है एक अपरिमेय संख्या। पाई जैसे आए कहिएगा अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय। फिर आगे है 96 का अभाज्य गुणनखंडन ज्ञात करें। तो पहले इसका खंडन करना है, खंडन करके आप लिख दीजिए, वही आंसर आ जाएगा। ऐसे 2 से 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, फिर 2 से 24 दूनी 48, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से 1। तो अभी देखिए 96 का खंडन हुआ 2, 2, 2, 2, 2, 3, यह है ना। अब इसी को आप कैसे लिखिएगा, 2। आप यह सोचिए कि 2 कितना बार आया है, 1, 2, 3, 4, 5, 2 पर पावर 5 लिख दीजिए, गुना। और कौन आया है, 3 आया है। 3 कितना बार आया है, 1 बार। 1 दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, यही आपका आंसर है। 2 पर पावर 5, 2 पर पावर 5 गुना 3, ऑप्शन नंबर 1। इस पर 1 रह भी सकता है, नहीं भी। जब भी किसी भी संख्या कहे अभाज्य गुणनखंडन क्या होगा, इसी तरह से खंडित करके जो संख्या जितना बार आया हुआ रहेगा उस पर पावर डाल करके लिख दीजिएगा। फिर आगे है 32 का अभाज्य गुणनखंडन ज्ञात करें। अभी बताए थे 96, उसी तरह से बनाइए। 32 है, 32 का खंडन कीजिए, 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1। तो 2 आया है कितना बार, 1, 2, 3, 4, 5, 5 बार। तो 2 पर पावर 5 इसका आंसर हुआ। फिर आगे है 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा, क्या है। याद रखिएगा आप, यदि ऊपर x रहे, x का मतलब कोई भी संख्या, नीचे 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m रहे, तो इस स्थिति में इसको शांत कहना है। क्या कहना है, शांत। हो सकता है नहीं समझे होंगे। x का मतलब कोई भी संख्या रहे, 2, 4, 5, 10 कुछ भी, और नीचे 2 पर पावर कुछ आ जाए, 5 पर पावर कुछ आ जाए, तो उसे शांत बोलेंगे। इसके अलावा कोई भी आए वो शांत कहना है। हो सकता नहीं समझे होंगे। देखिए जैसे मान लीजिए 3 बट्टा लिखे हैं, 2 पर पावर 5 गुना 5 पर पावर 2। अब यह सोचिए 2 पर पावर कुछ होना चाहिए, 5 पर पावर कुछ होना चाहिए। ऐसे परिस्थिति में इसको क्या बोलेंगे, शांत बोलेंगे। और यह शांत है, लेकिन इसी में यदि और कोई संख्या आ जाए, 7 पर पावर 1 या 2 कुछ भी, या फिर 2 नहीं रहे या 5 पर पावर नहीं रहे और कोई संख्या रहे, तो उसे हम अशांत कहेंगे। तो देखिए यहां पर है 11/15, ऊपर का खंडन हो रहा है तो खंडन कीजिए, कट रहा है तो कटाइए, नहीं कट रहा है तो नीचे का खंडन करना है। 15 का खंडन करते हैं, 3 से 5, फिर 5 से 1, पता है क्या आया, 11
बट्टा 3 × 5। क्या बोले थे, नीचे केवल अनुच्छेद 2 पर पावर कुछ या 5 पर पावर कुछ, तो हम शांत बोलेंगे। 5 तो आया लेकिन एस्टर में कौन आ गया, 3, तो ऐसे स्थिति में यह अशांत होगा। नीचे केवल 2 पर पावर कुछ रहेगा वो भी शांत, केवल 5 पर पावर कुछ रहेगा वो भी शांत, और 2 5 भी रहे तो यह भी शांत हुआ, लेकिन इसका अलावा कोई भी आ जाए वह शांत कहना है। फिर आगे है 7 + 3√2 क्या है, याद रखेगा जब कभी भी कोई संख्या रूट में रहे और उसका वर्गमूल नहीं हो रहा हो तो उसे कहना है अपरिमेय संख्या। क्या √2 जो है इसका वर्गमूल हो रहा है, नहीं, तो यह हो गया अपरिमेय संख्या। फिर आगे है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, वैसी संख्या जिस पर रूट ना हो, यदि हो भी वह खत्म हो जाए तो उसे हम कहेंगे परिमेय संख्या। √5 का वर्गमूल होता नहीं है, √7 का भी वर्गमूल नहीं होगा, √11 का भी नहीं होगा, तो होगा किसका, 9 का वर्गमूल कितना, 3, तो यही है परिमेय संख्या। फिर आगे है 5, 15 और 20 का एलसीएम तथा एचसीएफ का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लीजिए, उसके बाद एचसीएफ निकाल करके अनुपातिंग कर लीजिए, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बताए थे। अब शॉर्टकट चलते हैं, उधर तो लोग बताए हैं। पहले क्या बोला गया है, एलसीएम, उसके बाद क्या बोला गया है, एचसीएफ का अनुपात दे देते हैं। अब यह सोचिए कि एलसीएम कितना होगा, 5, 15, 20, इसका एलसीएम आएगा 60। ये कैसे जानते हैं, हम बताते रहते हैं इसलिए थोड़ा बहुत जानते हैं। और बाकी बात आप भी यह सोचे ना, ऐसी कौन सी संख्या है छोटी से छोटी जिसमें 5, 15, 20 तीनों भाग दे दे, तो 60 ही है। 12 तो बहुत सारा है लेकिन छोटी छोटी। एचसीएफ में जाना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़ा से बड़ा कॉमन, बताइए किस पहाड़ा में सबके सब मिल जाएगा। 15 में तो केवल 15 मिलेगा, 20 में केवल 20, लेकिन 5 के पहाड़ा में तीनों मिलेगा, इसलिए एचसीएफ हो जाएगा 5। अब काटाइए, 5 कम 5, अब 12 पंचे 60, इसका आंसर है 12:1, 12:1, ऑप्शन नंबर ए। फिर आगे है निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या का पहचान करें। परिमेय संख्या उसे कहेंगे जिस पर रूट ना हो, यदि हो भी उसका वर्गमूल हो जाए तो उसे कहेंगे परिमेय संख्या। तो 10 का वर्गमूल होता नहीं है, 5 का भी नहीं होता है, √3 का भी नहीं होता है, और 25 का वर्गमूल हो जाता है कितना, 5, तो यह है परिमेय संख्या। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या, वैसी संख्या जिस पर रूट ना हो, यदि हो भी पूर्ण रूप से वर्गमूल हो जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं। फिर आगे है निम्नलिखित संख्याओं में कौन परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय नहीं होना चाहिए, मतलब अपरिमेय। देखिए 5 √49 का वर्गमूल 7 हो जाता है, इसलिए यह परिमेय है। 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, इसलिए यह भी परिमेय है। 16 का वर्गमूल 4 हो जाता है, इसलिए यह भी परिमेय है, लेकिन √3 का वर्गमूल होता नहीं है, इसलिए यही हुआ आंसर। फिर 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा, अभी बताए थे ना, 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत या अशांत में। ऊपर कोई भी संख्या हो, नीचे केवल 2 या केवल 5 या 2 5 आए तो शांत, बाकी बात सब अशांत। 3 के परम कट रहा है, दोनों कटेगा तो कटाइएगा पहले। 3 दूनी 6, 3 5 15, आ गया 2/5। बताइए नीचे 2 पर पावर कुछ भी, 5 पर पावर कुछ भी, या 2 5 रहे उसे क्या बोलेंगे, शांत। के नीचे क्या है, केवल 5 है, इसलिए यह हो गया शांत आवर्ती। फिर 4√3 क्या है, क्या √3 का वर्गमूल हो पाएगा, नहीं, यह अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। फिर आगे है निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या उसे कहेंगे जिसका खंडन नहीं होता हो। 69 का वो खंडन होगा, फिर 61 का खंडन कभी नहीं होगा, आप करके देख लीजिए। 51 का होता है 17 × 3 17 51, 81 का भी होता है 9 × 9 की जगह 81 होगा। फिर 69 का भी होता है 13 × 3,
लेकिन 61 का खंडन होता नहीं है, इसलिए आंसर हुआ। तो यदि ऐसा सवाल रहे कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है, तो आप याद रखिएगा वैसी संख्या जिसका खंडन नहीं होता हो उसी को हम कहते हैं अभाज्य संख्या, और यहाँ पर है 61 आंसर। फिर आगे है दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकते हैं? अनेक होगा, अनंत। कहेगा सर ये कैसे? सोचिए, दो कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। तीन भी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। इसके बीच कितना संख्या होगा? आपको तो ऐसा लग रहा होगा शायद कि नहीं है संख्या, बट है बहुत सारा, जैसे 2.1, 2.2, 2.3, 2.111, बहुत सारा संख्या है। जैसे आप दशमलव उड़ाइएगा नीचे बट्टा में P बट्टा Q के रूप में दिखाई देने लगेगा, यानी कि नीचे 10, 100 कुछ न कुछ आने लगेगा। और जब P बट्टा Q के रूप में कोई संख्या हो तो उसे कहते हैं परिमेय संख्या। क्या कहा गया था? दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? अनंत होगा। और परिमेय भी पूछे ना, अनंत अर्थात अनेक हो जाएगा। 5√2 क्या है? √2 का वर्गमूल होता नहीं है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। फिर आगे है दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? खुद से सोचिए। अभाज्य संख्या के रूप में 2, 3, 5, 7, इसका दिन भर एचसीएफ निकालते रहिए, एक से ज्यादा एचसीएफ नहीं निकलेगा। इसलिए दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ होता है केवल एक। क्या आता है? केवल एक। कहिएगा ये कैसे? तो देखिए, 2 का खंडन 2 गुना 1, 3 का खंडन 3 गुना 1, ऐसे 5 का खंडन 5 गुना 1, तो मिलेगा हमेशा आपको क्या? 1। फिर आगे है पाई क्या है? अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, पाई के रूप में जो भी रहे कहे क्या है? कहिएगा अपरिमेय संख्या। पाई है एक अपरिमेय संख्या। फिर 5√2 क्या है? शायद से यह डबल आ गया हो, यह है अपरिमेय संख्या। फिर आगे है 6x पर पावर 4 y, फिर क्या है 12xy का एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखा जाता है। और इसमें आपको यह सोचना है जल्दी से निकालने के लिए कि ऐसा कौन सा पावर है जो कि सबसे छोटा है, वही होगा एचसीएफ। जैसे एक्स वाई में पहले चल रहा है, यहां पर है पावर 4 और इस पर छिपा होगा 1, नीचे भी 1 है, इस पर भी 1 छिपा होगा। तो बताइए छोटा छोटा कौन सा पावर है? 1 वाला है। 1 को हम लिखते हैं केवल x का करके, और 1 को y पर भी है तो कहेंगे y। अब सोचिए किस पहाड़ा में 6 12 मिलेगा? बड़ा से बड़ा होना चाहिए, कहेगा 6 में मिल रहा है दोनों अक्षर, तो 6xy इसका एचसीएफ हुआ। कितना? 6xy। पावर में छोटा छोटा, संख्याओं में बड़ा से बड़ा खोजेगा, ऐसा संख्या जिससे दोनों भाग लग जाए। फिर आगे है √10 गुना √15 किसके बराबर है? खुद से सोचिए। √10 गुना 15 की जगह तो हो जाएगा रूट अंदर 150, और 150 का खंडन कीजिए। 2 से 75, फिर 3 से 25, 25 का वर्गमूल 5 होता है, 25 का वर्गमूल 5, और रूट अंदर 3 दूनी 6, सी नंबर हो गया। या फिर हो सकता है आपको लगे कि या कैसे कैसे बता दिए, तो देखिए 5 से दिए 25, फिर 5 से 5, और ये दोनों जोड़ा लगा तो बाहर आ जाएगा 5, और जिसका जोड़ा आने लगता है उसको रूट के अंदर लिखना होता है। 3 दूनी 6, कितना आया? 5√6। बस इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, ताकि जो भी इस तरह से वीडियो अपलोड करें वे आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।